हेलो। आज हम लोग आइए एक प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, लिखा है एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 हो जाता है। ये देखना क्वेश्चन हो सकता है अच्छे से ना दिख रहा हो, ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया गया है प्रीवियस ईयर पेपर का। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। लिखा है एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 हो जाता है। उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1290 मिलता है। तो मूलधन कितना होगा? यानी देखिए साधारण ब्याज की बात कर रहा है, एसआई कहता है 2 वर्ष में आपको मिलता है, 2 ईयर में कितना मिल रहा है? 1200। और सीआई मिलता है आपको 2 वर्षों में 1290। तो आपसे पूछता है यहाँ पे मूलधन कितना होगा, यानी उस वस्तु का मूलधन कितना होगा, ठीक है, या आपको दर बताना हो कितना होगा। तो आप इस चीज को कैसे करते हो, तो आइए थोड़ा देखते हैं ध्यान से। यहाँ रखना 2 वर्षों में ये साधारण ब्याज मिला है, ये चक्रवृद्धि ब्याज मिला है आपको, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले देखते हैं। देखिए साधारण ब्याज 2 वर्ष में मिला है कितना? 1200। आप सबने पढ़ा होगा साधारण ब्याज प्रत्येक ईयर बराबर होता है, यानी हर साल जब साधारण ब्याज बराबर होगा तो पहले साल साधारण ब्याज 600 मिला होगा, दूसरे साल भी 600 मिला होगा। अब चलते हैं इसमें चक्रवृद्धि ब्याज देखना। आपको पता है पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? 600, ठीक है, क्योंकि पहले वर्ष क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा बराबर होते हैं। दूसरे साल ये मिलेगा 690, ठीक है, तभी तो यहाँ पे 90 ज्यादा हो गया। अब आपको यहाँ पे निकालना था मूलधन कितना हुआ, तो पहले रेट निकालते हैं। देखिए यहाँ पे कितना बढ़ गया, दूसरे साल 90 बढ़ा है, ठीक है, यानी 90 रुपया दूसरे साल ज्यादा आया है। कितने में से? 600 में से, क्योंकि आना कितना था? 600, तो साधारण ब्याज के बराबर होता, 90 रुपए ज्यादा आया। कितने में से? 600 में से। इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा और आ गया 15। ये होता है आपका प्रतिशत। देखिए कभी भी दिया हो 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो तो साधारण ब्याज को 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ो। पहला जो साधारण ब्याज, पहले ईयर का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं, यानी फर्स्ट ईयर का। और सेकेंड ईयर में, ठीक है, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, यानी वो भी 600 हुआ। लेकिन सेकेंड ईयर आपका सीआई कितना मिलेगा? 690। कितना ज्यादा मिल रहा है? 90। कितने में से? 1500 और 600 में से इंटू 100 किया, यानी 15% आपका रेट आ गया। अब आपसे कहता है मूलधन कितना होगा, तब ध्यान से देखिएगा। रेट आपको यहाँ पे कितना है? 1500, सॉरी 15%। और साधारण ब्याज होता है कितना? एसआई बराबर PRT/100। आपको मूलधन का मान बताना है। 2 सालों के बाद आपको साधारण ब्याज कितना मिल रहा था? 1200 बराबर पी का मान नहीं पता, आर का मान आपने 15% निकाला है। टी बराबर कितना था? 2 साल के बाद, यानी 2 रख दो बटे 100। काटोगे यहां से 5 से कटेगा, ये 3 होगा, ये हो गया 20। यहां से काटोगे 10 हो गया, और ये इधर आ जाएगा आपका, या काट दो यहां से 3 चौक 12, यानी पी का मान आ गया 4000, ठीक है। यानी आपकी मूलधन कितना था यहाँ पे? 4000, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हो तो उनके योग का 2 गुना 100 हो तो उन तीनों में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, ठीक है। तब आइए देखते हैं। देखिए आपको दिया क्या है, 2:3:5 में है, ठीक है। 3 संख्याएं, पहली, दूसरी और तीसरी। 2:3:5 में 3 सबको जोड़ोगे, अगर यक्स मान लेंगे टोटल हो जाएंगी 10x, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कहता है इनके योग का 2 गुना, तो इनके योग का 2 गुना कर दो, बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में आपको? 100, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो यहाँ पे हो गया 20x। 20x बराबर 100, x बराबर होगा 5। यक्स का मान आ गया 5। तो पूछता है उसमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? यक्स बराबर 5 आया, यानी यहाँ पे 5x रहा होगा। 5 गुणे 5 करोगे 25 होगा। अब कहता है इस संख्या का वर्ग, यानी सबसे बड़ी संख्या आपकी 25 निकली होगी, ये वाली संख्या निकलेगी 15, ये वाली 10। अब सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? इसका स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। यानी यहाँ पे हो जाएगा 625। आपके दिया था बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 साल पहले 2 व्यक्तित्व पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। पी की आयु कितनी है? देखिए 6 साल बाद, पहले देखो मान लीजिए ये आपका प्रेजेंट था, ठीक है। अब कहता है 6 साल पहले कितनी रही होगी पी और क्यू की आयु का अनुपात? 3:2।
ठीक है, यहाँ से 6 वर्ष पहले। अब कहता है 6 साल बाद, सॉरी 4 साल बाद कितना हो रहा है यहाँ पे, 4 साल बाद हो जा रहा है, देखिए 3 रेशियो, सॉरी यहाँ पे दिया था 8:7। और आपसे पूछता है पी की आयु कितना होगी। ध्यान से देखिएगा, आपको जब भी कभी यहाँ पे निकालना है तो आप देखो क्या है, इनका अंतर बराबर आ रहा है। जैसे देखो 3 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 8 में से 3 घटाओगे 5 आएगा, 7 में से 2 घटाओगे 5 आएगा। यानी यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है इनके बीच में, 5 का। लेकिन ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हुआ है, ये प्रेजेंट एज थी आपकी। ठीक है, यहाँ 6 साल पहले ये था और 4 साल बाद ये, यानी 6 साल पहले 4 साल बाद। जैसे आप मान लो 2018 में हो, सॉरी 2019 में, तो अगर आपसे कहता है 6 साल पहले तो यानी 2013 की बात करता है, 4 साल बाद यानी 2023 की बात करता है। तो यहाँ से यहाँ तक साल का गैप कितना होगा, 10 साल। उसी तरह यहाँ 6 साल पहले 4 साल बाद, यानी टोटल ईयर का गैप कितना आया, 10। और 5 यहाँ पे रेशियो में देखा कितने का गैप आया, 5 का। 5 के बराबर यानी 10 दिया है तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 2। 1 के बराबर 2 आ गया। तो पूछा है पी की आयु कितनी है, यानी वर्तमान आयु। तो देखिए वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, 1 के बराबर कितना है, 2। तो यहाँ इसकी 4 साल बाद आयु कितनी हो रही है, 8 दूनी 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। 4 साल बाद, तो अगर आपसे 4 वर्तमान की पूछे, 4 साल बाद 18 का 16 का होगा, तो वर्तमान में कितना होगा, ये 12 का। और ये वर्तमान में कितने का होगा, 10 साल का। ठीक है, तो आपसे जिसका पूछा हो निकाल लोगे। आपसे पूछा है यहाँ पे पी की आयु कितनी है, तो पी की आयु हो जाएगी 12 साल। आपका अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन में दिए थे 45, 72, 63 और 27। अब इतना दिया हुआ है, आपसे कहता है 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। तो देखते हैं किसमें किसमें 9 है। 5 4 जोड़ा 9 यहाँ पे हुआ, 9 यहाँ पे हुआ, 9 यहाँ पे हुआ, 9 यहाँ पे हुआ। इतना हो गया। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, अब इनका स्थान बदलोगे, देखिए यहाँ 45 के बजाय कितना हो जाएगा, 54। यहाँ 72 के बजाय कितना होगा, 27। यहाँ पे आएगा 36 और यहाँ पे आ जाएगा 72। इतना आ गया। अब कहता है बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। यार ये बताओ, आपसे कहता है कितना कम होगा, 45। तो क्या 45 पहले थी तो यहाँ बढ़ी है घटी है, तो आप कहोगे +9 बढ़ गई, तो यहाँ तो कम हुई नहीं। यहाँ पे देखते हैं 72 थी पहले, अब कितना हो गई, 27। क्या यहाँ पे 45 कम हुई है, तो 72 में 27 घटाओगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 45 कम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिलेगा नहीं आपको, और ना तो यहाँ पे मिल रहा होगा। 27 की संख्या कितनी हो गई, 72, यहाँ बढ़ गई। केवल 2 जगह घट रही थी, 72 से 27 हो रही थी, 63 से 36 हो रही थी, लेकिन यहाँ पे नहीं 45 कम हो रही थी, यहाँ पे 45 कम हो रही थी। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 72। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है 52, 54, 55, 56, 55, 54, 53, 55, 53, 51 और 57 का बहुलक बताइए। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो तो आपको ये याद रखना होता है कि इसमें बहुलक का मतलब क्या होता है। पहले तो देखिए बहुलक का मतलब ये होता है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो आप देखोगे इसमें से 52, 54, 55, 56, 55, 53, 55, 53, 51 और 57, इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, 51 और 57। तो आप देखेंगे यहाँ पे 52 कितनी बार है, आप देखें 52 मिला ही नहीं। 54 देखते हैं, 54 यहाँ पे है और भी कहीं नहीं है। 55 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी 3 बार हमको मिला है। देखते हैं और कोई संख्या है जो 3 बार मिलती है। 56 नहीं मिल रहा है। 53 आपको केवल 2 बार मिल रहा है। ठीक, यानी सबसे ज्यादा बार हमारी कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 55। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा 55। अगला देखिए 3740 को 3 भागों में इस तरह विभाजित किया जाता है, पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 भाग बराबर है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको करेंगे। 3740 रुपए थे, इनको 3 भागों में इस तरह डिवाइड किया जाता है कि पहले भाग का, यानी देखते 3 लोग हमने मान लिए, ए, बी और सी। ठीक है, कहता है ए का आधा यानी 1/2 बराबर है किसके, बी के 1/3 के, यानी इसके 1/3 के, बराबर है किसके, सी के 1/6 भाग के।
इतना कर दिया। अब आप निकाल लो। देखो यहाँ पे जो होता है, अगर कभी भी आपको लिखा हो 2a बराबर 3b बराबर 4c और आपको निकालना हो a रेशियो b रेशियो c कितना होगा, तो आप करोगे यहाँ पे 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अगर संख्याएं बराबर में है तो आपको रेशियो निकालना होगा, तो यहाँ पे जो होगा उसका अपोजिट करना है आपको बस। अगर यहाँ 2/3 होता तो यहाँ पे लिख देते कितना 3/2। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a रेशियो b रेशियो c बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आएगा 6। आप जस्ट इनका पलट दोगे, आपका रेशियो मिल जाएगा हमेशा। अब कहता है आपसे ये आपस में बराबर थे, ठीक है, तो ये इनका रेशियो आ गया। जब ये इनका रेशियो आ गया तो यानी सी के हिस्से में कितना भाग आ रहा है 6, बी के हिस्से में 3 और ए के हिस्से में 2। ठीक है, और टोटल रुपया कितना था 3740। देखिए 6 3 9 2 11 के बराबर क्वेश्चन में था 3740। जो यक्स मानते हैं आप लिख सकते हो 11x। ठीक है, 11x के बराबर 3740। ये जो रेशियोज करते हैं 1 के बराबर डायरेक्ट कर दोगे 3740 बटे 11, 11 तियां 33, 11 चौक 44 यानी 340 आया एक का मान। यहाँ भी करोगे देखिए वही 11 से भाग जाएगा, x का मान आ जाएगा 340। जब x का मान 340 आ गया तो आपसे पूछा था यहाँ पे संख्याएं बताओ। ठीक है, तो संख्याएं निकाल लो। x का मान कितना है 340 और संख्याओं का रेशियो कितना आया था 2 3 6, तो यानी 340 में 2 से गुणा करोगे 680 मिलेगा। 680 किस ऑप्शन में, केवल सी में। देखिए ठीक है, आपको केवल सी ऑप्शन में 680 मिलता है, बाकी किसी में मिलता नहीं, तो हमको आगे गुणा कराने की जरूरत भी नहीं थी, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप लोग सब सॉल्व कर लोगे। था आपका यहाँ पे क्या 50 प्लस 0.5 प्लस इंटू 20 डिवाइड बाई 0.7। अब आपको जब इसको सॉल्व करना है तो यहां से करेंगे। देखिए प्लस, देखिए 20 का इसमें गुणा कराएंगे, 20 पंचे होगा 100। ठीक है, दशमलव बाद एक अंक लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए 100 लिखा, दशमलव बाद एक अंक लगा, यानी टोटल यहाँ पे हो गया 10। कहने का मतलब बस, और बाकी खत्म हो गया। डिवाइड बाई 0.7 है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10/7। और सॉल्व करते हैं, 60 हो गया। गुणे में जाएगा, ये हो जाएगा 10/7। ठीक है, यानी 600/7 आपका आंसर हो गया। और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आपको देखिए कितनी बार जाएगा, 7 8 होता है 56। ठीक है, 4 बचा 40, 7 पचे 35, 85 से रिलेटेड केवल एक ऑप्शन है। ठीक है, 85 इसके बाद दशमलव लग जाएगा, तो इतने ही देखते हुए हमको पता चल गया सी ऑप्शन होने वाला है, यानी 85.71 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में था। अगला देखिए, यदि R0 19 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का मान जो R का मान बताना है। ठीक है, आपको ऐसे ही बताना है कि ये जो लिखा है आपको यहाँ पे R019, ठीक है, कहता है ये 11 से डिवाइड है, और अगर ये 11 से डिवाइड है तो यहाँ पे R का मान क्या होगा। और R के मान के लिए ऑप्शन दिए हैं आपके सामने 5 6 7 8। ठीक है, अब जिनको 11 का विभाज्यता का नियम नहीं पढ़ा है उन्होंने, उनको जिनको नहीं पता है तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, और जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बहुत आसान होगा। देखिए क्या कहता है, आप एक एक संख्या छोड़ के जोड़िए। जैसे R का 1 में जोड़ोगे तो R + 1 होगा, माइनस 0 को 9 में जोड़िए, 0 + 9। ठीक है, याद रखिएगा क्या कहने का मतलब, अगर संख्याएं हों A B C D E तो इसका मतलब ये होता है, या F हो, जितनी भी बड़ी हो जाएं, आप क्या करोगे, एक एक संख्या छोड़ के जोड़ोगे। जैसे A को जोड़ा C से, फिर E से, माइनस कर दो, B को जोड़ा D से, प्लस F से। इतना किया। अगर इन दोनों का अंतर 0 आता है या फिर 11 आता है, या 11 का कोई आप गुणज ले लो। ठीक है, यानी 11 के मल्टीपल में कुछ भी संख्याएं आती हैं, जैसे 22 33 44, तो ऐसी संख्याएं सदैव 11 से डिवाइड होंगी। या तो 0 आए या तो 11 से कटनी वाले यहाँ पे संख्याएं आ जाएं, जैसे 11 22 33 44। तो यहाँ पे देखते हैं, यानी हमको यहाँ पे क्या करना है, R का मान ऐसे क्या ले यहाँ पे, या तो यहाँ पे 11 बचे, या उसका कुछ गुणज बचे, या फिर आपको 0 बचे। तब देखते हैं यहाँ पे कितना है 9।
ठीक है। और r का इतना बड़ा मान भी नहीं है तो हम यहाँ पे 11 बना दें, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या क्या है 8, 8 एक जोड़ने पर 9 होता है और यहाँ से घटाना है आपको, तो 11 से बड़ी तो संख्या आ नहीं सकती, 11 खुद नहीं आ रही है। तो यानी हमको ऐसा काम करना है कि r की ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू लेके यहाँ पे बन जाए कितना 0। जब आपको 0 बनाना है तब देखिए क्या करते हैं, अगर हम 5 लेते हैं तो देखिए 5 एक 6 होगा, 6 में से 9 जाएगा, -3 आएगा, नहीं बनेगा, ठीक है। और याद रखना माइनस से नहीं मतलब है आपको, ठीक है, केवल अंतर कितना आता है, यानी यहाँ पे अंतर 3 आएगा, ठीक है, हमेशा याद रखना। 6 एक 7 होगा, 7 में से 9 जाएगा, 2 आएगा, ठीक है, यानी यहाँ भी दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा चेक करते हैं, 7 एक 8, 8 में से 9 जाएगा, 1 आएगा, यानी तीसरा भी गलत है। चौथा चेक करते हैं, 8 एक 9, 9 में से 9 चला जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी जब 0 आ जाएगा तो हमारा ये संख्या 11 से डिवाइड होगी, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी। अगला क्वेश्चन है, 15 मीटर तथा 20 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे गड़े हैं, तो उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी बताओ। दो खंभे 15 मीटर तथा 20 मीटर, ठीक है, एक खंभा है आपका 15 मीटर का, दूसरा खंभा है 20 मीटर का, ये जमीन से गड़ा हुआ है। अब उनके बीच की दूरी है 12 मीटर, यानी यहां पे दिया था आपको 12 मीटर की दूरी। कहता है तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी बताओ, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी बताना है, ठीक, क्योंकि ये 15 का है ये, और कितने का है 20 का है। तब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको ऐसे सीधी रेखा खींच दें तो ये 12 था, तो यहाँ भी ये कितना आएगा 12 आएगा, क्लियर है। ये 15 था तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक भी आएगा 15, और ये ऊपर चला जाएगा कितना, ये टोटल 20 था तो यहाँ 15 आ गया, तो ये ऊपर हो गया 5, क्लियर है। 15 5 20 हो गया, ये 15 है आपका, ये 12। अब ये 12 है, ये 5 है, आपको यहाँ का मान बताना है कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो आप सबने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था, या आपने अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री में कि ट्रिपलेट लगाते थे 5 12 13, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है आंसर 13। या आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो उसमें करोगे 144, 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी आंसर आ जाएगा 169 का, यहाँ पे ट्रिपल निकाल लोगे, वर्गमूल लोगे 13, ठीक है, यानी यहाँ पे आंसर आपका कितना आ गया 13। अगला देखिए, एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 63 वर्ग यूनिट है। एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 63 वर्ग सेंटीमीटर है। दो समांतर रेखाएं डी और एफ जी इस प्रकार खींची जाती हैं कि ए बी तथा ए सी को 3 बराबर भागों में डिवाइड करती हैं। त्रिभुज डी ई एफ जी का क्षेत्रफल बताइए। देखिए एक त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं, अब दो समांतर रेखाएं डी और एफ जी, ठीक है, एक डी खींची गई, दूसरी एफ जी। इसका ए बी तथा ए सी को 3 बराबर भागों में, ठीक है, ए बी सी थी, ठीक है, ए बी और ए सी को 3 बराबर भागों में, यानी अगर यहाँ पे x होगा, ये x मीटर चौड़ी थी, ये भी x मीटर चौड़ी, तो ये भी x मीटर चौड़ी, क्लियर है। उसी तरह इधर भी होगा। तो आपको बताना है चतुर्भुज डी ई, ठीक है, यानी डी आपका ये रहा, ई रहा, एफ रहा, और यहाँ पे होगा जी, ठीक है, डी एफ जी चतुर्भुज का बताना है कितना होगा। सवाल समझ में आ गई होगी। देखिए एक त्रिभुज था एबीसी जिसका क्षेत्रफल आपको दिया था 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है डी और एफ जी दो समांतर रेखाएं सीधी खींची गई हैं, ठीक है, एक दूसरे के समांतर हैं, इनको 3 बराबर भागों में, यानी ए बी को 3, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक में बांटती है। अब कहता है डी एफ जी का क्षेत्रफल बताइए। देखिए आप क्या करते हो, अगर यहाँ पे एक मानो, यहाँ पे एक मानो, यहाँ पे एक मानो, एक रूल आप लोगों को नहीं पढ़ा होगा आपने, उसको हम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कभी भी कोई त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये आपका दिया था एक, ठीक है, ये एक। अब ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्वायर, देखिए इनका रेशियो कैसे निकालते हैं। इसका इस वाले त्रिभुज का क्या करना है, अगर एरिया निकालना है तो इसका स्क्वायर करोगे तो होगा 1, ठीक है। अब आपको बड़े वाले का निकालना है, ठीक है, पूरे का, ठीक है। अब जब पूरे का निकालोगे, क्योंकि आप इसका नहीं निकाल सकते, ये त्रिभुज नहीं है, याद रखिएगा, ये त्रिभुज नहीं है, ये चतुर्भुज है, आप इसका अलग से नहीं निकाल सकते, त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। तो इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए क्या है कि आपको पता है एक ये है, एक ये है, यानी 2 हो गया। अब 2 का स्क्वायर कर दोगे तो होगा 4, यानी इस पूरे त्रिभुज का एरिया आया 4 आपका,
ठीक है, पूरे त्रिभुज का यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका एक दिया हुआ था तो यहाँ कितना बच जाएगा 3। ठीक है, एक आप लोग बताइएगा, देखिए जैसे यहाँ पे साइड दी थी आपको 2, यहाँ पे 3, तो हमको इस वाले को चाहिए, हम करेंगे 2 का स्क्वायर हो गया 4, और यहाँ का देखिए ये टोटल यहाँ तक 3 है, 3 2 कितना होता है 5। ठीक है, जब 5 का स्क्वायर करेंगे टोटल त्रिभुज का एरिया होगा 25, और 25 में से अगर 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा कितना 21, यानी चतुर्भुज का एरिया हमको पता चल गया। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है। देखिए 1 का स्क्वायर करोगे कितना होगा यहाँ पे 1, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी 1 निकल गया तो यहाँ बचेगा 3, और यहाँ से देखिए यहाँ तक 1 ये हो गया, 3 ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी साइड 1 1 1, क्योंकि तीनों बराबर में है तो हमने 1 रेशियो मान लिया था। 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 यहाँ निकल गया, 3 यहाँ निकल गया, 4 निकल गए, बचे आपके कितने 5, इतना हो गया। अब देखो 5 3 8 1 9, टोटल एरिया कितना हुआ रेशियो के हिसाब से 9, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया था टोटल एरिया 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे पूछा था इस बीच वाले को बताओ, बीच वाले का मान कितना है 3, तो 3 का मान कितना होगा 63/9 इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, 9 से काटेंगे ये 7 होगा, यानी आंसर आ गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए या 7 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य कितना था, आपको ये बताना था। देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले मान लेते हैं हम क्रय मूल्य यानी सीपी था उसका 100 रुपीज, अब उसको 10% लाभ पे बेचा गया, यानी 110 पे बेचा गया होगा। पुनः क्या करते हैं, क्रय मूल्य को 5% कम कर देते हैं, यानी क्रय मूल्य जो आपका सीपी था उसको 5 कम करेंगे, यानी अब 90 में खरीद रहे हैं। एक कंडीशन यहाँ फाइनल हो गई, 100 की वस्तु हम 110 में बेच रहे थे। कहता है यदि हम 95 में खरीदे हों तो 7 रुपए अगर अधिक में बेचे होते तो 20% का लाभ होता। यार 20 जब 95 में खरीदे हो आपको 20% का लाभ हो रहा है तो किस पे होगा, इसी 95 रुपए पे तो होगा। तो आप क्या करो 95 का 20% निकाल लो, कितना होता है। ठीक है, 20/100 करोगे, यहाँ से काटोगे 20 पंचे 100, यहाँ से काटोगे 19 हो गया, यानी 19 रुपए का लाभ होगा। तो जब आप 95 में 19 रुपए का लाभ लेके बेचोगे तो वस्तु कितने में जाएगी, आपको पता है 114 में गई। क्लियर हो गया। यानी पहले क्या कहता था 100 की वस्तु जाती थी 110 में, फिर 95 में खरीदा है, 20% लाभ लेके बेचा, 95 का 20% होता है 19 रुपए का लाभ लेके बेचा तो वस्तु जा रही है 114 में। पहले थी 110 में, अब हुई 114 में। ये हमारा रोल था। ठीक है, हमने रेशियो के हिसाब से लगाया। अभी हमने सवाल की डेटा को जो उसकी एग्जैक्ट डेटा थे उनको नहीं यूज किया है। अब सवाल ये कहता है कि यदि हम 7 रुपए ज़्यादा में बेचें, क्वेश्चन समझना, 5 रुपए कम में खरीदें और 7 रुपए ज़्यादा में बेचें, यानी जो हम 110 में बेच रहे थे उससे 7 रुपए ज़्यादा बेचें, लेकिन हमने बेचा तो कितने में गया 114 में, यानी यहाँ पे हमको मिला है 4 रुपए ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन कहता है 7 रुपए ज़्यादा, यानी 4 का मान क्वेश्चन में दिया है 7, और आपसे पूछता है क्रय मूल्य बताओ तो 100 का मान बताओ कितना होगा। देखिए 4 का मान है क्वेश्चन में 7 और 100 का मान पूछता है, तो करोगे 7/4 गुणे 100 और ये हो जाएगा 25। 25 सत्ते होता है 175, यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 175 रुपए। 175 ए ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। अगला देखिए, दिया है 2/7 प्लस 3/5 डिवाइड बाई 2/5 प्लस 2/7। ठीक है, 2/7 प्लस 3/5 डिवाइड बाई 2/5 प्लस 2/7। आपको बताना है, सरल करना है इसको, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एलसीएम होगा 35, 7 5 35, 5 7 35। देखिए 7 5 35 होगा, 5 का 2 से गुणा कराओगे 10, 5 7 35, 7 21 डिवाइड बाई यहाँ पे करोगे एलसीएम आएगा 35 ही 5 7 35, 7 दूनी 14 प्लस 7 5 35, 5 दूना 10। आगे सॉल्व करते हैं, 21 10 31/35 डिवाइड बाई कितना है 14 10 24/35। ठीक है, तो आप जब भाग हटाओगे तो ये पलट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 35, नीचे हो गया 24, 35 से 35 कट गया, आगे आंसर 31/24 ऑप्शन था आपका
ए। ठीक है, यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? देखिए, अभी हम लोगों ने इसके पहले हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को पढ़ा है, वही क्वेश्चन है। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी, ठीक है, सॉरी 20 मीटर लंबी सीढ़ी की बात की जा रही, यानी किसी दीवार पे आप सीढ़ी लगाए हो जिसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर। अब कहता है आपसे यह जमीन से 30 डिग्री कोण बनाती, यानी जहां जमीन पे टच थी यहाँ पे एंगल बनाई कितना? 30 डिग्री का। और सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, यानी आपको इस हाइट का मान बताना था। देखिए क्या करेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं, एक रेशियो तरीका है, एक बेसिक तरीका है। ठीक, पहले बेसिक तरीके से देखते हैं। ये आपका लंब है, ये अकड़ है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे लगा दो आप साइन 30। साइन 30 का मान होगा h/20। ठीक है, साइन 30 का मान होता है 1/2 इक्वल टू h/20। काटोगे ये 10 होगा, यानी h बराबर हो गया 10। ठीक है, आपको सेंटीमीटर में दिया था, यानी h बराबर आ गया 10 मीटर। आपका आंसर आ गया, यानी सीढ़ी दीवार तक कितनी ऊंचाई पर तक जाएगी? 10 मीटर तक जा रही होगी। अब देखिए हम रेशियो तरीके से करते हैं। ठीक है, इसको हटा दीजिए। आपने पढ़ा था 30 के सामने रेशियो 1 होता है, 60 के सामने रेशियो होता है √3। ठीक है, हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, और 90 के सामने होता कितना है? 2। अब आपको यानी इस एक का मान बताना है, 2 का मान दिया है। अरे जब 2 का मान दिया है क्वेश्चन में 20, तो 1 का मान कितना होगा? 10 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया 10 मीटर ए में। ठीक है, आप देखते ही कर सकते थे। अगला है, पी ने एक वस्तु को 1500 रुपए में खरीदा तथा 10% लाभ 1600 रुपए में खरीदा तथा 10% लाभ पर बेच दिया। यदि वस्तु को 1840 में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता? ठीक है, आपको ये बताना था कितना लाभ प्रतिशत बढ़ जाता। तो इसको करते हैं हम लोग। पहले दिया है, पी ने एक वस्तु को 1600 में खरीदा और बेचा कितने में? 1840 में। 10% लाभ पर बेचा है। ठीक है, तो इसका 10% मतलब 110%। देखो कोई वस्तु अपने आप में 100% होती, कहता है 10% लाभ मतलब 110 पे बेच दिया, कहता है 10% हानि यानी 90% बेच दिया। 1600 का 110% निकाला हमने, 0 से 0 काट दिया। यहाँ पे यहाँ आएगा 0, 11 छक्के 66 हो गया, और 11 1 11 6 17, यानी 1760 रुपए में उसने बेच दिया। अब कहता है यदि उसे 1840 में बेचा होता, जो वस्तु को 1760 में बेच रहा था, यदि उसे 1840 में बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता? देखिए पहले आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा था, अब देखते हैं कितने प्रॉफिट हुआ। देखो 1600 को वस्तु 1840 में बेच रहा है, 240 का प्रॉफिट हुआ। कितने में से? 1600 में से इंटू 100 कर दोगे, 0 से 0 कट जाएगा। 4 चौक 16, 4 छंग 24, 0, और यहाँ काटोगे 15, यानी यहाँ पे 15% का प्रॉफिट होता। पहले 10% का प्रॉफिट हो रहा था, 15% का प्रॉफिट हो रहा था। कितना बढ़ा है जी? आपका 5% लाभ बढ़ गया है। ठीक है, आपके ऑप्शन में था ए में। देखिए आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, दिया है 5.16 इंटू 3.2 का मान कितना होगा। देखिए आपको इसका मान बताना है, आपको इसके सिंप्लीफाई गुणा कराना था। तब देखिए कैसे करेंगे, अगर हम सिंपल से मान लो ये 500 होता, ठीक है, और इसको अगर हमको 32 से गुणा कराना होता, तब देखिए 32 पंचे होता है 160, यानी आ जाता है ये 2 0 लगा देते हैं, यानी 16,000 आया। अब अगर यहाँ पे हमने 16 छोड़ा हुआ था, 16 का अगर हम 32 से गुणा कराएंगे, 16 दूना होगा 32, ठीक है, यानी 2, ठीक है, आगे 16 तियां 48 में 3 कैरी किए थे, 51 हो गया, यानी 512, ये 2 हुआ, 1 हुआ, 5 6 1, ठीक है, ये कर दिया। अब आपको पता होगा इसमें दशमलव के बाद 2 अंक थे, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक थे, यानी दशमलव के बाद टोटल हो गया 3 अंक, तो दशमलव लगा 3 अंकों को पहले क्या लगा दो? दशमलव। आपका हो गया 16.512, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज का परिमाप 200 है, इसकी 2 भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? ठीक है, आपको बताना है। एक त्रिभुज का परिमाप 200 है, माना कोई त्रिभुज है, इसका परिमाप है 200। परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, कोई भी बाउंड्री होगी, चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग, पंचभुज होगा तो पांचों भुजाओं का योग, तो त्रिभुज है, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग हो जाएगा 200 है। यदि इसकी 2 भुजाएं बराबर है,
ठीक है, माना कि ये साइड बराबर होंगी, ले लेते हैं ए और ए बराबर है, तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है तो ये होगी a + 20 और इन तीनों का योग दिया है क्वेश्चन में 200, यानी 3a + 20 बराबर दिया है 200। तो यहाँ पे a का मान कितना आ जाएगा, ये जाएगा 180 होगा और 3 से डिवाइड करोगे a का मान आ गया 60। जब a का मान आ गया 60 तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो तीसरी भुजा की लंबाई यहाँ पे होगी 60, जोड़ दोगे तो हो जाएगी 80, इन दोनों की होगी 60-60। ठीक है, तीनों जोड़ दो, देखो 120 होता है, 120 सॉरी तीनों जोड़ोगे 200 होगा, 120 80 200 आपका निकल आएगा। ठीक है, यानी तीसरी भुजा आपकी हो जाएगी कितना, सी ऑप्शन। आपका देखिए अगला क्वेश्चन है 12 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बताना है। देखिए 12 के प्रथम 20 गुणकों का औसत क्या हुई, इसकी मल्टीपल का जो आएगा योग उनका क्या करना है, 12 से डिवाइड करो, सॉरी 20 से डिवाइड करना है। जैसे देखो 12 के 12, 12 24, 12 3 36। ठीक है, ऐसे करके नंबर आप 20 टर्म्स, ठीक है 20 टर्म्स बताना था, या अंतिम अगर निकालना भी चाहोगे तो आप 12 दूनी 24 यानी 240 होगा, लेकिन हमको इससे काम नहीं था। देखिए जब आप योग करते हो, औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है पदों का, जितने भी पद रहेंगे सभी का योग, ठीक है, अपान पदों की संख्या। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। देखिए समांतर श्रेणी में क्या करते हो आप, जब पदों की योग निकालते हो सभी पदों का, तो आप क्या करना, आपको पद पहले पता चलेगा। फार्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। अब देखिए यहाँ पे पद कितने थे टोटल, हम पहले योग निकाल रहे हैं जी। n/2 यानी टोटल कहता है 20 पदों का, तो यानी 20/2 कर दो। 2a पहला पद कौन सा होगा, 12 प्लस n - 1 यानी 20 - 1 करोगे 19 हो जाएगा, 20 - 1। डी का मतलब ये होता है दो पदों के बीच का अंतर। जब 12 के गुणज ले रहे हो तो 12 ही डिफरेंस होगा हमेशा, 3 के गुणज लोगे 3 आंसर रहेगा, डिफरेंस कितना रहेगा 3। अब इसको काटेंगे, यहाँ पे 10 हो गया, 12 दूनी 24 प्लस 19 गुणे 12, और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 19 और गुणे 12 करोगे तो यहाँ पे आएगा, आपको मिलेगा 228 प्लस 24। ये 228 कैसे मिला, देखिए 12 का 19 से आपको गुणा कराना है। अगर आप डायरेक्ट कराते हो ठीक है, नहीं तो इसको मान लीजिए 20 है। अगर इसको 20 होगा तो 12 दूनी 24 होगा, यानी 240 आएगा। लेकिन 20 से 1 कम था तो 12 एक बार कम कर दो, यानी और 240 में आप 12 मन में कम कर सकते हो, यानी ये 228 आ जाएगा। और 228 में अगर 24 जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना होगा, 8 4 12, और आ जाएगा 2 2 4 1 5, और यहाँ आ गया 252। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2520। टोटल आ गया कितना, 10 से गुणा कराया 2520, और आपसे पूछा है 20 गुणकों का औसत, तो 20 से डिवाइड कर दो 2520 में। 20 से डिवाइड करोगे 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूने 4, 2 छंग 12। एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है। देखिए मान लेते हैं कोई भी आयताकार बॉक्स रहेगा, ठीक है, बॉक्स यानी घनाभ की बात करता है। अगर इसकी चौड़ाई 1 मीटर रहेगी, यहाँ सपोज दैट करिए अगर इसकी चौड़ाई 1 मीटर रहेगी, तो अगर आप इसमें कुछ भी भरना है तो आप अंदर वाले हिस्से में भरोगे ना, ये तो चौड़ाई हो गई। आपके सामने कोई भी बॉक्स हो, वो जितना चौड़ा रहेगा उसके अंदर थोड़ी भरते हो, अंदर वाले भाग में भरते हो। और बाहर के आयाम क्या दिए हैं आपको, 22 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, 17 सेंटीमीटर चौड़ा, और आपको दिया था 12 सेंटीमीटर ऊंचा। तब देखिए क्या कर दें, यही हम कहते हैं ये टोटल 20 है बाहर वाला, और अगर हमको भरना हो ये बता दें 1 है, तो यहाँ भी कितना होगा, 1 होगा। अब 1 1 यानी दोनों तरफ से कम हो जाएगा, तो अंदर वाला कितना बचेगा, 18 बचेगा। उसी तरह जो ये 22 था, अगर 1 सेंटीमीटर कम होगा दोनों तरफ से, लेकिन इधर से भी कम होगा इधर से भी कम होगा, क्योंकि चौड़ा है। आपको बाहर वाला दिया था तो यहाँ बचेगा 20, यहाँ इसी तरह से बच जाता 15, और यहाँ पे हाइट बचेगी 2 कम कर दोगे 10। और आपने पढ़ा होगा कि कितना आएगा सीमेंट की मात्रा, यानी आपको आयतन बताना है, और आयतन का फार्मूला होता है घनाभ का L × B × H। तो हो जाएगा आपका 20 गुणे 10 गुणे 15, काटेंगे कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 0 0, ठीक है, यानी आपका आ गया कितना, 3000 घन सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर आप कह सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। यहाँ पे m1 d1 h1 बराबर हो जाएगा m2 d2 h2। 30 आदमी थे, कितने दिन काम लेते हैं? 5 घंटे काम लेते हैं, और काम कितने दिन करते हैं आपका यहाँ पे 16 दिन, बराबर आपसे कहता है 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में, यानी d2 का मान बताना है, h2 का मान दिया था 6। आप काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 3 से काटेंगे 2 हो गया, यहाँ टोटल है 8, 8 से काट दोगे ये 16 हो गया, यानी 2 बचे, यानी d2 बराबर हो गया 10 दिन में। ठीक है, यानी 10 दिन में वो पूरे काम को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन बी था। अगला क्वेश्चन है 55, 53, 56, 59, 61, 69 और 31 संख्याओं की माध्यिका बताना है। ठीक है, देखिए संख्याएं कौन कौन सी थी? 55, 53, 56, 59, 61, 69 और 31 की आपको माध्यिका बताना है। देखिए माध्यिका का मतलब होता है मीडियन। ठीक है, आपको मीडियन या माध्यिका कहता है, तो इसका मतलब समझिएगा क्या होता है। आपको ये बताना है, पहले इन संख्याओं को आपको आरोही क्रम में लगाओगे। जैसे देखिए 31 हो गई, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? 53, फिर आएगा 55, 56, 59, 61 और 69, इतने हो गए। अब आपको बताना होगा इनकी बीच की संख्या कौन सी है, माध्यिका कौन सी है। तो अगर आपके विषम नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, अगर विषम नंबर है तो जो बीच वाली संख्या होती है वही आपका आंसर हो जाता है, यानी इसकी माध्यिका होगी 56। चलिए आगे करते हैं। आपसे देता है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 3 और 2730। एक संख्या 78 है, दूसरी कितनी होगी? तो आप सबने पढ़ा होगा, पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर इंटू दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब आपको यहां पे दिया था पहली संख्या कितनी है आपकी, यहाँ पे लघुत्तम महत्तम समापवर्तक 3 दिया है और लघुत्तम दिया था आपको यहाँ पे 2730। पहली संख्या दी हुई थी 78 और दूसरी पूछा था कितना होगा। तब देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो होगा 3 दूना 6 कटेगा, यहाँ पे 3 6 18, इतना हो गया। अब 26 से सॉल्व करते हैं। देखिए 13 से काटोगे, 13 दूनी 26, 13 के 13 0, 13 दूनी यहाँ हो गया 26, फिर से काट दोगे यहाँ आ जाएगा 105, यानी दूसरी संख्या हो गई 105। जिनको कैलकुलेशन ना समझ में आया होगा लिख के एक बार आसानी से काटिएगा, आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं, ठीक है सेम क्वेश्चन था। अगला है पी क्यू आर मिलकर एक खेत की सफलता को 6 दिनों में काट सकते हैं। पी अकेले 10 दिनों में तथा क्यू 24 दिनों में इस फसल को काट सकता है, तो आर अकेले इसे कितने दिन में काटेगा? ठीक है, तीनों मिलके काटते हैं उसे 10 दिन में। देखिए P प्लस Q प्लस R काटते हैं इसे 10 दिन में। अब कहता है यदि P अकेले 6 दिन है, यहाँ पे P अकेले 10 दिनों में, Q अकेले 24 दिनों में काटे, तो आपको बताना है R का कितना। तो इनका पहले एलसीएम लेंगे, 24 10 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 120। यहाँ डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 20, यहाँ आएगा 12, यहाँ आएगा 5। ठीक है, ये देखिए टोटल काम होता है। टोटल वर्क ये होता है 1 डे वर्क, यानी एक दिन का काम। अब आपसे पूछा, देखो क्या ये तीनों अगर काम करते हैं, टोटल काम था 120, 6 दिन में समाप्त करते हैं, यानी एक दिन में 20 काम हो गया। तीनों मिलके एक दिन में 20 कर रहे हैं, ये अकेला एक दिन में 12 कर रहा है, क्यू अकेला एक दिन में 5 कर रहा है, ये दोनों मिलके तो एक दिन में 17 करते हैं। ठीक है, 12 और 5 17 कर रहे हैं। तो यानी अगर यहाँ पे जो तीनों ने मिलके 20 किया था, तो यानी P भी शामिल था, Q भी शामिल था, यानी यहाँ पे P ने किया होगा 12 काम और Q ने किया होगा 5 काम, तो 17 काम हो गए होंगे। तो जो काम बचा होगा R का बचेगा, तो R का काम कितना बचेगा? 3 काम बच जाएगा। और पूछता है R अकेले उसे कितने दिन में समाप्त करेगा? काम टोटल था कितना? 120, ये 3 काम करता है एक दिन में, डिवाइड कर दो, आंसर हो जाएगा 40 दिन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, दिया है 5 पैसे 10 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं। यदि सभी सिक्कों का मूल्य 7 रुपए है तो इसमें 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, आपको ये बताना है। देखिए 5 पैसे के सिक्के थे और 10 पैसे के सिक्के थे।
अब 5 पैसे के सभी सिक्कों का मूल्य 7 रुपए है, तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं आपको बताना है। टोटल नंबर ऑफ सिक्के कितने हैं, क्वाइन यानी बात कर रहा है 90 सिक्के हैं टोटल। तब देखिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं 90 के 90 सिक्के 5 पैसे के होते। ठीक है, हमने माना 90 के 90 सिक्के 5 पैसे के होते। 90 का 5 से गुणा कराओगे तो होगा 450 पैसे, याद रखना। अब कहते हैं यदि 90 के 90 सिक्के हम मान लें 10 पैसे के होते, तो 90 सिक्के अगर 10 पैसे के होंगे तो 900 पैसे आएंगे। ठीक है, 900 पैसे, और टोटल रुपए था 7। ठीक है, या तो इनको रुपए में रखे होते या तो इनको पैसे में बदल देते, इनको पैसे में बदलेंगे तो हो जाएगा 700 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे रख दिया 700 पैसे। अब यार क्या करेंगे, 900 में से जब 700 घटाओगे तो यहाँ पे आएगा 200, और इस 700 में से 450 घटाओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 250, और यहाँ से 0 कट गया। आप देखना ये काटोगे 5 चौक 20 होगा, 5 पचे 25 होगा, यानी 4:5 आया। इसका कहने का मतलब 5 पैसे के सिक्के 4 होगा और 10 पैसे के सिक्के 5 रेशियो में। तो टोटल जोड़ते हैं 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया। जो यक्स लगाते हैं यक्स लगा सकते हैं, 5 4 9 यक्स। 9 यक्स का मान क्वेश्चन में दिया है कितना, सिक्कों की संख्या है 9 यक्स बराबर 90, तो यक्स बराबर कितना हो गया 10। जब यक्स बराबर 10 हो गया तो आपसे पूछा था 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 5 पैसे के 4 यक्स सिक्के थे, तो यक्स का मान रख दोगे यानी 40 सिक्के आपका आंसर आ गया। इस तरीके से किया। या दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं हम, देखिए अपना बेसिक तरीका लगा सकते हैं। अगर हम मान लें यहाँ पे, ठीक है, 5 पैसे के सिक्के थे, 5 पैसे का मतलब क्या हुआ 5/100। ठीक है, और इसके जितने भी सिक्के रहे होंगे हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं यक्स सिक्के। पहले रुपए में बदला हमने, माना कि यक्स सिक्के हैं। अब क्या होगा, 10 पैसे के सिक्के यानी 10/100 रुपए। ठीक है, रुपए में बदला। अब अगर ये यक्स सिक्के हो गए तो यहाँ पे कितना आएगा 90 माइनस यक्स बराबर, यहाँ पे देखो एक सिक्के की मूल्य से सिक्कों की संख्या गुणा कराओगे, टोटल रुपया मिला, यहाँ टोटल रुपया मिला और रुपया टोटल मिला कितना 7। तब यहां से करते हैं ये कितना हो जाएगा, या डायरेक्ट यहां कर लो 5x/100 प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 900 माइनस 10x/100 बराबर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हुआ 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 100 यहाँ पे कॉमन होगा, ये होगा 900 माइनस ये हो जाएगा 5x बराबर 7, ये उधर चला जाएगा 700 हो जाएगा। ठीक है, 9 यहाँ पे देखिएगा 900 माइनस 5x बराबर हो गया 700, और इसको इधर ले लोगे यानी 5x बराबर हो गया 900 माइनस 700 बराबर आ गया 200। 5x बराबर 200, तो x बराबर आ गया कितना 40। x बराबर 40 आया, और आपने माना कितना था 5 पैसों के सिक्कों की संख्या, x ही माना था 40 आ गया। इसका पूछा होता 90 में से x घटा देते यानी आ जाता 50। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 15, 25 तथा 29 का एलसीएम बताना है कितना होगा। संख्याएं थी आपकी 15, 25 और 29। इसका आपको एलसीएम बताना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या आपको बतानी है जहां पे ये तीनों छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी नहीं बताना है आपको, छोटी से छोटी ऐसी संख्या बतानी है जहां पे ये तीनों डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसी संख्या जब ढूंढ रहे होगे, देखना आपको क्या मिलेगा, 15, 25 और 29 से आपको बताना है कहाँ पे डिवाइड होगा। तो इसको यार इतनी बड़ी संख्या है आप नॉर्मली ढूंढ नहीं सकते, 1-2 ऑप्शन बचता है, या तो आप ऑप्शन पे जाओ देखो वह कौन सी संख्या है जिसमें तीनों से भाग चला जाएगा। दूसरा तरीका यह बचता है, देखिएगा ध्यान से, इसको लिख सकते हो 3 गुणे 5 15 को, इसको लिख सकते हो 5 गुणे 5, और ये 29 का कोई फैक्टर बनेगा नहीं, यानी इसको हमने लिख दिया 29। अब जो चीजें जैसी हैं उसको लिखना है, तो 3 कितनी बार आया है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम लिखना है, बस हो गया। 3 एक बार आया है, लिख लिया। 5 ये बताओ कितनी बार आया है, ठीक है, यहाँ 1 बार आया, यहाँ 2 बार आया, ठीक है, तो हम ज्यादा टाइम्स वाला लिखेंगे, यानी यहाँ पे 5 2 बार लिख लिया, यहाँ का छोड़ दिया। अगर 3 बार आया होता 3 बार लिखते, चाहे जितनी बार जहां रिपीट हुआ होता। ठीक है, अब यहाँ पे 29 देखा कितनी बार आया, 1 बार आया, लिख लिया। अब इसी करते हैं 5 25 यहाँ हो गया 75, ठीक है, गुणे 29, और 75 का 19 से गुणा करा देंगे। देखिएगा अगर इसको हम 30 मान लें, आसान होगा कैसे, 30 गुणे 75 कर लो, और 75 3 आप सबको पता होगा कितना होगा 225, ठीक है, 0 लगा दिया, यानी 2250 आ रहा है। लेकिन आप सबको पता है
कि आपने एक बार ज़्यादा गुणा कराया तो एक माइनस कर दो, 75 माइनस करोगे तो यहाँ पे देखिए 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 में से माइनस करोगे 7 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यानी 2175 इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन था सी। अगला देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपए अंकित करता है, 10% छूट के बाद भी उसको 20% लाभ होता है, तो उस वस्तु का अंकित क्रय मूल्य कितना था, आपको ये बताना है। देखिए क्या करोगे, एक वस्तु को 320 रुपए अंकित करता है, ठीक है, ये मार्केट प्राइस दे दिया गया आपको। आगे कहता है 10% डिस्काउंट भी दिया है मार्केट प्राइस पे, और 20% का लाभ होता है। तो देखिए लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पे 20% का लाभ होता है, यानी क्रय मूल्य का उसने निकाला होगा प्राइस कितना, 120%। क्लियर है। अब ये देखना, ये इतने पे क्रय मूल्य का 120 जितने में, यानी उस दुकानदार ने वस्तु खरीदी थी उसका 120% पे वस्तु बेच रहा है। कब, तब जब वस्तु का मार्केट प्राइस 320 है और इस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 90% पे बेच दे रहा है। बस हो गया, आप सॉल्व कर लो। यहाँ 100 से 100 कट गया, यहाँ 30 चौके 120, 30 तिया 90 होगा, 4 अठे 32, 0 हो गया, यानी सीपी बराबर आपका आ गया 240, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 240, ऑप्शन ए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में देखो, धारा अगर इधर जा रही, नाव इधर जाएगी। देखिए धारा का मतलब W, नाव का मतलब B, ठीक है। अगर धारा और नाव एक ही दिशा में जा रहे हैं, यानी हम चाल लेते हैं B + W, विपरीत दिशा में हो जाएगा B - W, और विपरीत दिशा में गति कितनी दी है, 40, ठीक है, यानी विपरीत दिशा में दी है आपको 40। अब कहता है स्थिर जल में नाव की चाल, ये स्थिर जल में है, ये जल की चाल है, ये स्थिर जल में नाव की चाल थी, और दोनों का विपरीत दिशा में आया था कितना, 40। स्थिर जल में नाव की चाल कितना है, 55, तो 55 - W बराबर कर दीजिए 40। यहाँ से W बराबर आपको निकालोगे तो हो जाएगा 15, ठीक है, यानी W की चाल आ गई, यानी जो आपकी धारा की चाल थी आई 15। आपसे कहता है धारा नदी की दिशा में क्या होगी, तो देखिए W का मान है 15 और इसका मान कितना है, बोट का है 55, तो धारा की दिशा में यानी B + W का मान पूछ रहा है, 55 + 15 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आसानी से कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्वेश्चन है दिया है, यदि P अपनी यात्रा का पहला भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष 50 किलोमीटर की प्रति घंटा करे। P जो है पहला भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, दूसरा भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करता है। अगर दोनों का एलसीएम लेंगे 200 होगा तो ये हो जाएगा टोटल किलोमीटर, ठीक है। 40 की स्पीड से अगर गया होगा 200 किलोमीटर तो घंटे लगे होंगे 5, और अगर 50 की स्पीड से गया होगा 200 किलोमीटर तो घंटे लगेंगे 4, ठीक है। अब हमने देखा, यानी हमने क्या किया है, 40 किलोमीटर 200 किलोमीटर 40 की स्पीड से चलाया और 200 किलोमीटर ही 50 की स्पीड से चलाया है। तो आपको बताना है कुल यात्रा की औसत गति। तो जब 200 इससे चली, 200 इससे चली, तो यानी टोटल चली है कितना, 400, और घंटे टोटल कितने लगे, 9 घंटे। डिवाइड कर देते हैं, 9 चौक हुआ 36, ठीक है, 40 हुआ, 9 चौक हुआ 36, फिर करेंगे यानी 4 ऐसे आएगा। ऑप्शन में था ए में, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, उसकी औसत चाल हो गई। अगला क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि तो 2 वर्ष के लिए 4800 रुपए पर 20% दर से चक्रवृद्ध ब्याज कितना होगा, आपको ये बताना था। देखिए आपको बताना है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है, जबकि रुपया कितना है, 4800 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन कहता है 4800 रुपए पर, 4800 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको, और वो कितना है, रेट आपको दिया है 20%, टाइम दिया है 2 साल, ठीक है। अब यार कितना भी कर लो, आपके जो चारों ऑप्शन है ना, 69,120, 21,120, 76,800 और 72,000, इतने से तो इतना रेट निकालने पे 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आएगा। आपसे यहाँ पे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आना कभी संभव ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इसके बराबर आ जाए, इससे कम आ, लेकिन इतना गुना ज़्यादा कि आपको 15 गुना ज़्यादा चक्रवृद्धि ब्याज 2 सालों में मात्र मिल रहा है, इतना ज़्यादा आपका यहाँ पे परसेंटेज भी नहीं था, ठीक है। तो अगर आप 100% भी करते तब भी इसका देखो 100% भी होता तो 1 साल में इसका डबल होता,
ठीक है, अगले साल थोड़ा सा और ज़्यादा होता है, 12-13 हज़ार 14 हज़ार आ जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आएगा। तो इस सवाल में कोई ना कोई फॉल्ट है, या तो हो सकता है इंग्लिश वर्जन में इसका सही आंसर हो। देखिए इस तरह से हमने आज आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसका सॉल्यूशन किया। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन हालांकि रॉन्ग था, वो इंग्लिश में कैसा है अभी हमारे पास है नहीं क्वेश्चन। ठीक है, नहीं तो हम देख के बताते कैसा था। तो इसके बाद मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। ठीक है, आप आगे चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, ये प्रैक्टिस सेट इसलिए किया था ताकि आपको पता चले आखिर आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। ठीक है, थैंक यू।